साथियों, आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है अधिगम या पढ़ने हेतु वातावरण का सृजन करना। ये हमारा टॉपिक है। परीक्षाओं में विशेषकर शिक्षा से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे प्रवक्ता की परीक्षा हो या उससे भी बाहर, विद्यालय में शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वह होती है एक ऐसे वातावरण का सृजन करना जिससे कि अधिगम और शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संचालित हो। जिस बिंदु को, जिस टॉपिक को, जिस मुद्दे को, जिस समस्या को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वह अधिकतम कैसे बता ले जाएं, अधिकतम उसको कैसे हम ग्रहण करा दें अपने छात्रों के बीच में, उसके लिए यह आवश्यक है कि एक अच्छे वातावरण का सृजन किया जाए, एक अच्छा अधिगम वातावरण बनाया जाए जिससे कि हम पाठ्य वस्तु को अच्छे से प्रस्तुत कर ले जाएं और जो श्रोता है, जो शिष्य है, जो छात्र है, वो अच्छे से उसको ग्रहण कर ले। तो इसके लिए हमको एक अच्छे वातावरण का सृजन करना होता है। आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। बालक की पढ़ाई में, बालक के अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के कक्ष में जो प्रभाव डालने वाले तत्व होते हैं उसमें परिवार, समाज और विद्यालय ये मूलभूत तत्व हैं। परिवार, समाज और विद्यालय एक ऐसे तत्व हैं जो वातावरण के सृजन में इकाई के रूप में कार्य करते हैं। परिवार, समाज और विद्यालय परिवार, समाज और विद्यालय ये तीन तत्व हैं। तीनों मिलकर वातावरण का सृजन करते हैं। इनको हम मूलभूत तत्व कह सकते हैं। ये मूलभूत तत्व हैं जो एक इकाई के रूप में कक्ष वातावरण का सृजन करते हैं। अब हमको समझना है कि ये परिवार, समाज और विद्यालय कैसे एक अच्छे वातावरण के सृजन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जहां तक परिवार की बात है, परिवार जिसको हम बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन है? तो वह माता होती है। ये ध्यान में रखना है, प्रथम शिक्षिका माता और प्रथम पाठशाला परिवार। परिवार पे हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें माता, पिता, संतान, बड़े, बूढ़े सभी लोग इकट्ठा रहते हैं और इस प्रथम पाठशाला में जो उसका पारिवारिक वातावरण है, जो उस परिवार के सदस्य हैं, उनका जो व्यवहार है, जो परिवार
में रहने वाले सदस्य हैं उनकी शैक्षिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और उनकी जो संस्कृति है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, जिनका पालन पूरे परिवार के सदस्य को करना होता है, उन सब का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। इसमें परिवार के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, बालक के ऊपर पड़ता है। तो ये सबसे पहला प्रभाव जो परिवार का है वो बालक के वातावरण के सृजन में ये प्रभाव डालता है। जैसा परिवार होगा, जैसे परिवार के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्थिति होगी, जैसे परिवार के ढांचे होंगे, जैसा क्रियाकलाप होगा, जैसा व्यवहार होगा, वहां से निकलने वाले बालक के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम और पढ़ने में, कक्षा में परिवार का प्रभाव पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है समाज। परिवार से जब बालक निकलता है तो वो समाज में आता है। घर के बाहर समाज, समाज का मतलब व्यक्तियों का समूह। इसमें बालक में सामाजिकता का भाव आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया आती है। सामाजिकता के भाव में प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष भाव, प्रेम है, स्नेह है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब तत्व समाज के जो अनुकूल भी प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल भी प्रभाव डालते हैं, यह सब सीखता है। यह सब बालक सीखता है। सामाजिक अवस्था बालक के समाजीकरण को निश्चित दिशा देती है। बालक समाज में रहकर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों व्यवहार सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रेम भी सीखता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी सीखता है, अनुकूल व्यवहार भी सीखता है, प्रतिकूल व्यवहार भी सीखता है। सामाजिक अवस्था जैसा समाज होगा, बालक वैसा ही समाजीकरण करेगा, वैसा ही समाजीकरण को एक दिशा में ले जाएगा, खुद को एक दिशा में ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा समाज होगा वैसा वहां से निकलने वाला बालक भी होगा। इसलिए समाज का भी प्रभाव वातावरण के सृजन में पड़ता है। कक्षा के वातावरण को, अधिगम के वातावरण को हम अच्छा तब बना सकते हैं जब समाज से निकलने वाला बालक भी अच्छा व्यवहार करे। अन्यथा पहले हमको उनको ठीक करना है, उनको व्यवस्थित करना है, उनको अनुकूल करना है, शैक्षिक माहौल बनाना होगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। इसके बाद अगला जो तत्व है वह है विद्यालय। विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बालक का शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक, नैतिक गुणों का विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक गुणों का विकास, इन गुणों का विकास विद्यालय में होता है। यहां पर पाठ्यक्रम, शिक्षक, बालकों का समूह, कक्षा कक्ष प्रणाली अनुकूल वातावरण का सृजन करने में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, ये सब शिक्षा के तत्व हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष व्यवस्था, कक्षा कक्ष व्यवस्था सभी अनुकूल वातावरण का सृजन करते हैं। अनुकूल वातावरण का सृजन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण की सामग्रियां हैं, जिसमें हमारा दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य उपकरण आ जाते हैं। ये सामग्रियां शिक्षा और शिक्षण को, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं और रुचिकर बना देते हैं। इसके साथ साथ शिक्षण सामग्री रुचिकर और प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये विद्यालय हैं। विद्यालय में शारीरिक, मानसिक, नैतिक गुणों का विकास होता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षक, कक्षा कक्ष व्यवस्था अनुकूल वातावरण के सृजन में सहायता पहुंचाते हैं और साथ साथ शिक्षण सामग्री पाठ्यवस्तु को रुचिकर और प्रभावशाली बनाने में सहयोग देते हैं। तो ये विद्यालय, समाज और परिवार, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो मूलभूत तत्व हैं, जो अधिगम और पढ़ने हेतु वातावरण के सृजन में सहायता पहुंचाते हैं। अब बात आती है कि ये शिक्षण की सामग्री ये कौन कौन सी हैं जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये शिक्षण की सामग्री में सबसे हमारी पहली सामग्री है दृश्य। सबसे पहली सामग्री है दृश्य सामग्री, जो शिक्षण सामग्री के रूप में जानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ये शिक्षण अधिगम पाठ्यवस्तु को प्रभावशाली भी बनाती है और रुचिकर भी बनाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो चीजें रखी जाती हैं वह है पुस्तक। आप सब जानते हैं पुस्तक है, चित्र है, मानचित्र है, ग्लोब है, ग्राफ है, ब्लैक बोर्ड,
या व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, स्लाइड है, फिल्म, प्रोजेक्टर, ये सब ऐसे उपकरण हैं जो दृश्य सामग्री के रूप में जानते हैं, अर्थात जो देखकर, जिसको हम देखकर अपनी पाठ्य वस्तु को रुचिकर बना देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं, जिन मॉडलों को देखकर हम उसको आसानी से सीख सकते हैं, अपनी इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर हम इनको 3 भागों में विभक्त करते हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला है हमारा श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, जिसको हम सुनकर प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे उपकरण जो सुनकर पाठ्यवस्तु को रुचिकर बनाने में, प्रभावशाली बनाने में सहायक हो, वो श्रव्य सामग्री है। और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में जो देखकर भी और सुनकर दोनों प्रकार का कार्य करते हैं वह है चलचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल। ये दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ये 3 शिक्षण की सामग्री है जो पाठ्यवस्तु को रुचिकर बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। ये विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी शिक्षा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार, समाज और विद्यालय ये मूलभूत तत्व के रूप में हमारे अधिगम वातावरण के सृजन में सहायता पहुंचाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कक्ष वातावरण की बात करते हैं। कक्ष वातावरण में क्या क्या आता है? परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, कक्ष वातावरण को सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है? कक्ष वातावरण क्या है? कक्ष वातावरण कक्ष वातावरण जो कक्षा में हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित करते हैं, उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने से पूर्व और संचालित करने के बाद हम क्या क्या करते हैं, कैसे सुचारू रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करें, उनमें कक्ष वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें जो हमको कार्य करना होता है वो पहला काम है कक्ष वातावरण की विशेषता। एक बहुआयामी सोपान के रूप में होती है ये।
बहुआयामी सोपान है। कक्षा कक्ष वातावरण एक बहुआयामी सोपान है जिसमें बालक की पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। बालक के अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, ये पहली विशेषता है कक्षा कक्ष वातावरण की। दूसरी विशेषता, इसमें अध्यापकों की नैतिकता, अध्यापकों की नैतिकता स्तर, अध्यापकों की नैतिकता का स्तर, कक्षा कक्ष प्रणाली, अनुकूल वातावरण का सृजन, विश्वास स्तर, अध्यापकों की नैतिकता का स्तर, विश्वास स्तर, संस्कृति, अभिभावक सहयोग, छात्र सहयोग, अभिभावक सहयोग, छात्र सहयोग, अध्यापक प्रभाव, ये सब चीजें इसमें समाहित होती हैं। इसी के साथ छात्र उपलब्धि, आदि का सृजन, कारक शामिल है। अध्यापकों की नैतिकता स्तर, विश्वास स्तर, संस्कृति, अभिभावक सहयोग, छात्र सहयोग, अध्यापक प्रभाव, छात्र उपलब्धि, ये सब कारक शामिल हैं कक्षा कक्ष वातावरण में। और जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है, यदि कक्षा कक्ष वातावरण उत्तम होगा तो विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा। ये विशेषता है कक्षा कक्ष वातावरण, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी विशेषता होती है, सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुआयामी सोपान है और बालक के अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाता है कक्षा कक्ष में। इसमें नैतिकता, विश्वास, संस्कृति, अभिभावक सहयोग, छात्र सहयोग, अध्यापक का प्रभाव और छात्र की उपलब्धि, उसका मूल्यांकन, ये सब चीजें कक्षा कक्ष वातावरण में समाहित है। और अगर कक्षा कक्ष वातावरण उत्तम होगा
तो स्वाभाविक है कि विद्यालय का वातावरण भी उत्तम होगा। कितना भी अच्छा विद्यालय बना रहे, अच्छे अच्छे डिजाइन हो, अच्छी बिल्डिंग हो, हाव भाव देखने में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर कक्ष का वातावरण सही नहीं है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सही नहीं है, एक अच्छा शिक्षक नहीं है, अनुभवी अपने विषय पे पकड़ रखने वाला शिक्षक नहीं है, वैयक्तिक विभिन्नता को जानने वाला शिक्षक नहीं है, तो उस अच्छे विद्यालय जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कक्ष वातावरण उत्तम होगा तो विद्यालय भी उत्तम होगा। तो कक्ष वातावरण को हम कैसे अच्छा बनाएं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको हम व्यवस्थित करके, जिनको हम सुधार के कक्ष वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कक्ष वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना है। पहला है नेतृत्व संबंधी कारक, और दूसरा है समूह संबंधी व्यवहार। समूह संबंधी व्यवहार कारक, ये दो कारक हैं जिसको हम नियंत्रित करके, जिनको हम सुधार के कर कक्ष का वातावरण अच्छा कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। नेतृत्व संबंधी कारक के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वह है अलगाव। दूसरा जो तत्व है वह है कार्य परिणाम पर बल। कार्य परिणाम पर बल। तीसरा है उदाहरण प्रस्तुत करना। और चौथा है मानवीय व्यवहार। अलगाव में क्या होता है, इसमें कार्य को नियम पूर्वक किया जाता है। अलगाव में जो नेतृत्व संबंधी कारक है, जिसको हम प्रशासनिक व्यवहार भी कहते हैं, इसको प्रशासनिक व्यवहार भी कहा जाता है। प्रशासनिक व्यवहार भी कहा जाता है। अलगाव में हम नियम पूर्वक कार्य करते हैं, व्यवहार औपचारिक होता है। नियम पूर्वक कार्य किया जाता है, व्यवहार औपचारिक होता है अलगाव में। कार्य परिणाम में क्या होता है, कार्य परिणाम में अच्छे कार्य और अच्छे परिणाम हेतु शिक्षक सचेत रहता है। वो अच्छे से अपने पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करता है और चाहता है कि उसका परिणाम अच्छा हो, छात्र
अच्छे से उसको सीख जाए और उसका मूल्यांकन करे तो परिणाम भी अच्छा मिले। उदाहरण प्रस्तुत करना जो तीसरा कारक है, इसको नियंत्रित करने के लिए शिक्षक प्रेरणादायक व्यवहार प्रस्तुत करता है, अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऐसे उदाहरण देता है जो प्रेरणादायक हो, जिससे छात्र अच्छे से सीख सके। मानवीय व्यवहार जो चौथा कारक है, नेतृत्व संबंधी कारक, इसमें छात्र शिक्षक के मध्य संबंध को देखा जाता है। छात्र मानवीय व्यवहार, छात्र और शिक्षक के बीच कैसा संबंध है, वो अच्छा है कि नहीं है, कैसा व्यवहार शिक्षक करता है, कैसा व्यवहार छात्र करता है, ऐसे संबंधों को इसमें ध्यान में रखा जाता है और ये संबंध अच्छे करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कक्ष का वातावरण सुदृढ़ हो सके, अच्छा हो सके। अच्छे वातावरण के निर्माण के फलस्वरूप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी अच्छी होगी। दूसरा जो कारक है वह है समूह संबंधी व्यवहार। इसमें पहला जो तत्व है वह है उदासीनता। उदासीनता। दूसरा जो तत्व है वह है बाधा। बाधा, उदासीनता, बाधा, मनोबल और चौथा तत्व है घनिष्ठता। घनिष्ठता। ये चार समूह संबंधी कारक हैं। उदासीनता का मतलब इसमें शिक्षक की अनुभूति, विद्यालय के प्रति उसका क्या भाव है, कैसी भावना है, वह उदासीन है, कैसा है, उसको ध्यान में रखा जाता है। अगर उसका भाव विद्यालय के प्रति अच्छा नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। बाधा के अंतर्गत जो हमारा दूसरा तत्व है, उदासीनता के बाद बाधा, ऐसे जो भी अवरोधक तत्व हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, उनको देखा जाता है और इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक अपने शिक्षकों के ऊपर जो भार डालता है, जो कार्य सौंपता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। अगर उसको ज्यादा भार दिया गया है, ज्यादा वर्कलोड है, तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी, कक्ष का वातावरण प्रभावित होगा। मनोबल जो तीसरा तत्व है, मनोबल, इसमें शिक्षकों के संगठन के रूप में वो कैसा कार्य करते हैं, इसको देखा जाता है। सभी शिक्षक संगठित होकर कार्य करते हैं कि अलग अलग विभक्त होकर कार्य करते हैं, उनके कार्य करने के क्या तरीके हैं, व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, मिलजुल के एक दूसरे की समस्या का समाधान कर रहे हैं कि अलगाव की स्थिति है, इसका ध्यान दिया जाता है और सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद चौथा तत्व है जो प्रभावित करते हैं, वह है घनिष्ठता। घनिष्ठता, इसमें शिक्षकों के आपसी संबंधों का पता चलता है। शिक्षक के आपसी संबंध मधुर हैं, शिक्षक के संबंध अच्छे हैं कि एक दूसरे के विरोधी प्रवृत्ति के हैं, ये घनिष्ठता से पता लगता है। कहने का मतलब कक्ष वातावरण को जो प्रभावित करते हैं, ऐसे जो दो प्रकार के कारक हैं, नेतृत्व संबंधी कारक जिसको हम प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं, और समूह संबंधी कारक जो उदासीनता, बाधा, मनोबल, घनिष्ठता,
ये 4 प्रकार के हैं। और साथ साथ नेतृत्व संबंधी कारक, अलगाव, कार्य परिणाम पर बल, उदासीनता, उदाहरण प्रस्तुत करना और मानवीय व्यवहार, ये 4 और 4 8 तत्व हैं। अगर इन 8 तत्वों को हम नियंत्रित कर लें, इनमें सुधार कर लें, तो निश्चित रूप से कक्ष का वातावरण व्यवस्थित होगा और जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह भी व्यवस्थित होगी। इसलिए हमको आवश्यकता होती है कक्ष का वातावरण सुनियोजित ढंग से करने की। इसमें एक प्रश्न और बनता है, कक्ष वातावरण के प्रकार। हम इस पे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कितने प्रकार हैं, तो प्रकार आपको याद रखना है। खुला वातावरण, नियंत्रित वातावरण, खुला वातावरण, नियंत्रित वातावरण, स्वायत्त वातावरण और चौथा प्रकार है पैतृक वातावरण। ये 4 प्रकार के कक्ष के वातावरण हैं। खुला वातावरण, नियंत्रित वातावरण, स्वायत्त और पैतृक, ये कक्ष वातावरण के प्रकार हैं। इसको आप लोग जानते रहिए। आज जो अधिगम या पढ़ने हेतु वातावरण का सृजन करना है, इसके विषय में हमने जाना। इसके पहले वीडियो में हमने अधिगम क्या है उसको पढ़ा था और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको भी पढ़ा है। जो साथी वीडियो को नहीं देख पाए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो देखकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अधिगम क्या है, सीखना क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि अधिगम के लिए अच्छा वातावरण का सृजन कैसे किया जा सकता है और कक्ष का वातावरण क्या है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से प्रश्न बनते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन सिद्धांतों को हमारे शिक्षा में उपयोग है, उनका व्यवहारिक उपयोग क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।